हाय डूड्स, क्या हाल चाल। अरे सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ए का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, शेयर कैपिटल। सर पार्ट बी 40 मार्क्स, ये मिनिमम 10 मार्क्स का तो आता ही आता है, ऊपर साइड कितना भी आ सकता है, पर मिनिमम 10 मार्क्स का आप ये चैप्टर से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। सर ठीक है, शेयर कैपिटल या शेयर्स पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कैपिटल कितने तरीके की होती है। सर कैपिटल होती है दो तरीके की, एक डेट एक इक्विटी। डेट वो चीज होती है जो आप ओ करते हो, जो आपको रिटर्न करनी होती है बाद, और इक्विटी इज समथिंग कि मैं आपको पैसा दूंगा और मैं बदले में आपकी कंपनी की ओनरशिप ले लूंगा। सर ठीक है, शेयर्स कितने तरीके के होते हैं? शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स या इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब एक शेयर पे मुझे 4 वोट मिल रहा है। सर ऐसा होता है? होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कंपनी में वोटिंग राइट ज्यादा चाहिए, मुझे इक्विटी से मतलब नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे वोटिंग राइट ज्यादा मिले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक शेयर पे 4 वोट ले सकता हूँ। कंपनीज एक्ट में जितने भी प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू दैट मैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट रख सकता हूँ। सर ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एज द नेम सजेस्ट ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें प्रेफरेंस होती है। सब प्रेफरेंस किस चीज की? या तो डिविडेंड पेमेंट की, या फिर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप रीपेमेंट की। सर मतलब कंपनी को डिविडेंड देना है तो पहला हक जो होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स का होगा। ऐसे ही वाइंडिंग अप के केस में जब रीपेमेंट की बात आएगी तो भी जो पहला राइट होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। सर पार्टिसिपेटिंग मतलब, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड या रीपेमेंट के केस में अगर सरप्लस एसेट्स और बच जाता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स और सरप्लस बच गया, तो उस सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का राइट भी उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास आता है। इसके अलावा प्रेफरेंसेस और तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉट रिडीमेबल। उसके अंदर मैं अभी नहीं जा रहा। सर ठीक है। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स का बहुत सिंपल है। हर एक रेजोल्यूशन पे इक्विटी शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं। शो ऑफ हैंड्स है तो 1 पर्सन 1 वोट, पोल है तो 1 शेयर 1 वोट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो हर एक रेजोल्यूशन पे वोट नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसी रेजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं जहां पे उनका राइट इफेक्ट हो रहा हो, या फिर कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही हो, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई रिडक्शन हो रहा हो। सर ठीक है। लेकिन इसकी लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड नहीं दिया है फॉर 2 इयर्स और मोर, तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हर एक रेजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं। सर ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, पब्लिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कहता है कि जहां जहां भी आप ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखोगे कंपनी की, आपको सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल ये दोनों चीजें साथ में लिखनी है। सर नहीं लिखी तो कंपनी को 10,000 का और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000 का फटका लगता है। सर ठीक है, कैपिटल का समझ में आ गया। सर सिक्योरिटीज कैसे इशू होंगी? सिक्योरिटी इशू करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कंपनी कौन सी है। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके पास 3 तरीके हैं, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास 2 तरीके हैं। सर पब्लिक कंपनी के पास कौन कौन से तरीके हैं? पब्लिक कंपनी के पास है पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट और बोनस इशू। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू। सर पब्लिक ऑफर, अरे याद करो, सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 3 जो प्रोहिबिट करता है पब्लिक इन्विटेशन का बाय प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक ऑफर कभी नहीं दे सकती। सर पब्लिक ऑफर देंगे कैसे? पब्लिक ऑफर देंगे प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप इन्वेस्टर्स को बुलाते हो कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। सी ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टर वोट्स या सी ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ कंपनी। सर ठीक है। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जहां पे क्वांटम और प्राइस के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती। सर मतलब, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्राइस 600 रुपए का होना चाहिए इस वक्त, लेकिन मार्केट में मेरे शेयर्स की हाइप बहुत है। तो मैं कंफ्यूज होकर मैं 600 में करूंगा तो मैं अंडर वैल्यूएशन में बिक जाऊंगा, और अगर ज्यादा लूंगा तो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो मैं एक स्लैब दे देता हूँ कि इतने से इतने तक मैं अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहता हूँ। अब जो जो भी स्लैब से सब्सक्राइब करेगा उसको शेयर्स मिल जाएंगे। सर ठीक है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, जिस दिन मेरा ऑफर ओपन हुआ उससे मिनिमम 3 डेज पहले मेरे को रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। अगर मेरे आरएचपी या ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस में कोई वेरिएशन है तो वो वेरिएशन मेरे को हाईलाइट करनी पड़ती है। सर ठीक है। इसके बाद शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक बार में सिक्योरिटी इशू नहीं करनी, मेरे को पार्ट्स में सिक्योरिटी इशू करनी है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कहता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है आपने एक शेल्फ दे दिया कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा पब्लिक इश्यूज हो सकते हैं। सर कितने साल तक के लिए वैलिड होगा? एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस की लाइफ जो होती है वो 1 साल तक होती है। 1 साल में आपको जितने प्रोस्पेक्टस लाने हैं इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंडर आप ला सकते हो। सर ठीक है। सर पहला ऑफर आया तो मैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करूंगा। उसके बाद
उसके बाद हमको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है पास टू। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या बताता है? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ये बताता है कि हमने कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं किया, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंज आया है पहले ऑफर और सब्सिक्वेंट ऑफर में, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है वो सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में जाती है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल होता है जिस दिन आपका सब्सक्रिप्शन होने वाला है उसके 1 मंथ प्रायर आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भेजना पड़ता है। ठीक है सर। एवरेज प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस है हमारा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, अरे मतलब जैसे आप चैट जीपीटी में कहते हो ना गिव मी समरी ऑफ दिस इन 500 वर्ड्स, वैसे ही एवरेज प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जो सेलिएंट फीचर्स बताता है किसी प्रोस्पेक्टस के। सर ठीक है। सेक्शन 33 कहता है कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन देनी है फॉर परचेज ऑफ शेयर्स तो उसके साथ आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस देना जरूरी है। लेकिन कब कब नहीं देना पड़ता? अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो अंडरराइटर को या फिर किसी ऐसे इंसान को जो अदर देन पब्लिक है, ऐसे केस में आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस साथ में रखने की जरूरत नहीं होती। सर अब आ जाते हैं ऑफर फॉर सेल और ऑफर ऑफ सेल पे। सी ऑफर फॉर सेल, ऑफर ऑफ सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? कंपनी एक इंटरमीडियरी या फिर एक मर्चेंट बैंकर को, तो इंटरमीडियरी या फिर किसी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे पब्लिक को शेयर दे दो। सर क्यों देती है कंपनी? फॉर एग्जाम्पल कंपनी को इतनी ज्यादा कंप्लाइंस नहीं करनी, उसको इतनी ज्यादा कंप्लाइंस अपने सर पे नहीं लेनी, तो वो सीधा मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे और उससे कहेंगे कि सुनो हम सिक्योरिटीज तुम्हें देते हैं और तुम सिक्योरिटीज आगे पब्लिक में दे दो। सर ठीक है। अब ये मर्चेंट बैंकर है, ये कोई ऑफर डॉक्यूमेंट निकालेगा? सर बिल्कुल निकालेगा। तो ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है इसको मानेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसका? कंपनी का। ऐसा माना जाएगा कि इट इज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, की कंपनी ने ही प्रोस्पेक्टस इशू किया। सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब सारी चीजें जो प्रोस्पेक्टस पे लगती हैं वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे भी लगेगी। ठीक है सर। ऑफर फॉर सेल समझ में आता है। अब आते हैं ऑफर ऑफ सेल। ऑफर ऑफ सेल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कंपनी के कुछ मेंबर्स हैं, अब मेंबर्स को अपने शेयर्स आगे बेचने हैं पब्लिक को। सी ऑफर फॉर सेल में बेच कंपनी ही रही थी, यहाँ पे कंपनी नहीं बेच रही ऑफर ऑफ सेल में, ऑफर ऑफ सेल में मेंबर्स बेच रहे हैं, तो मेंबर्स भी ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे पब्लिक को। सर बिल्कुल देंगे। इस ऑफर डॉक्यूमेंट को भी हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहेंगे। सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसका? डीम्ड प्रोस्पेक्टस कंपनी का। सर ठीक है। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल हमने एक इंटरमीडियरी अपॉइंट करी और उसको अपने शेयर्स दे दिए कि आप आगे पब्लिक को दो। सर इसमें दो कंडीशन है। जिस दिन मैंने मर्चेंट बैंकर को इशू की अपनी सिक्योरिटी, मर्चेंट बैंकर वहां से विद इन 6 मंथ में पब्लिक को इशू कर देगा सिक्योरिटीज, या फिर ऑन द डेट जिस दिन ऑफर हुआ है उस दिन कंपनी को पूरा कंसिडरेशन नहीं मिला जो उसे मिल जाना चाहिए। सर मतलब कंपनी ने मर्चेंट बैंकर को अपने शेयर्स दिए और उसने कहा कि जब आप पब्लिक को बेच दो तब जो पैसा आएगा तब हमें पैसा दे देना। तो अगर कंपनी के पास पूरा कंसिडरेशन नहीं आया ऑफर से पहले तो हम मान लेते हैं कि ऑफर फॉर सेल है। सर ठीक है। सर ऑफर ऑफ सेल वही मेंबर्स हैं कंपनी के एग्जिस्टिंग, वो क्या करेंगे? वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं पब्लिक को। सर ठीक है। सारे प्रोस्पेक्टस के रूल्स लगेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस को, बट ऑफर ऑफ सेल में तीन चीजें नहीं लगती। सर क्या क्या? प्रोविजन रिलेटेड टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो 90% वाला। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, वो भी नहीं लगेगी। ऐसी कोई स्टेटमेंट जो बोर्ड देता है, अब इंडिविजुअल के पास तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। सर बिल्कुल, तो वो भी चीज नहीं लगेगी। या ऐसी कोई चीज जो एक इंडिविजुअल कंप्लाई नहीं कर सकता और कंपनी कर सकती है। ठीक है सर। इसके बाद आते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स पर। शेयर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? सर शेयर सर्टिफिकेट्स एक एविडेंस होते हैं कि मैं ही इन शेयर्स का होल्डर हूं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी बनाई हमने जिसके दो ओनर्स थे, एक शिवांश और एक भोला। अब 5,000 शेयर्स मैंने लिए, 5,000 शेयर्स भोला ने लिए, तो मेरे को पता है और भोला को पता है कि हाँ हम 5% के होल्डर। बाकी सबको कैसे पता चलेगा? बाकी सबको शेयर सर्टिफिकेट से पता चलेगा, जब भोला दिखाएगा कि ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट है। ठीक है सर। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मेरे 5,000 शेयर्स हैं, तो हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। मतलब शेयर नंबर 1 से लेकर शेयर नंबर 5,000 तक मेरे पास। भोला के पास क्या होंगे? 5,001 से लेकर 10,000।
अगर हम आगे फर्दर किसी को इशू करते हैं तो 10,001 से लेकर जितना भी आगे अलॉटमेंट होगा, तो हर शेयर का एक अलग डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। सर ठीक है। सर शेयर सर्टिफिकेट पे साइन कौन करता है? पहली बात तो शेयर सर्टिफिकेट कॉमन सील के अंडर होता है अगर कंपनी के पास है तो। शेयर सर्टिफिकेट साइन करते हैं 2 डायरेक्टर। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। सर टाइमलाइंस क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन हुई तो विद इन 2 मंथ्स आप सब्सक्राइबर्स को अलॉट कर दोगे। कोई अलॉटमेंट हुई, विद इन 2 मंथ्स आप शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दोगे। सर उसके बाद ट्रांसफर ट्रांसमिशन हुआ तो जिस दिन ट्रांसफर ट्रांसमिशन आया है, मतलब ट्रांसमिशन की इंटीमेशन आई है, ट्रांसफर की रिसीट आई है, वहां से 1 महीने में आप अलॉट कर दोगे शेयर सर्टिफिकेट्स। या फिर डिवेंचर का केस है तो वहां पे 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट हो जाता है। सर ठीक है। सर स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनीज या आईएफएससी स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज हैं, उन केस में सारी लिमिट्स होती हैं वो 60 डेज की हो जाती है। अगर केस डिपॉजिटरी का है तो जैसे ही आप अलॉट करोगे आप इमीडिएटली डिपॉजिटरी को बता दोगे। यहाँ पे वो मुन्ना भैया वाला सीन नहीं है कि अभी इमीडिएट नहीं सोचे हैं पर सोचेंगे। यहाँ पे आपको इमीडिएटली डिपॉजिटरी को देना होता है। सर अब आया ना समझ। अब आते हैं डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स पे। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, भोला का शेयर सर्टिफिकेट खो गया, या फिर लापरवाह भोले ने क्या किया, वो शेयर सर्टिफिकेट थोड़ा सा फट गया, ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसे केस में भोला क्या करेगा, कंपनी के पास जाएगा और कंपनी को कहेगा सुनो मेरे को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करो। तो अगर कोई ऐसा केस है जहां पे शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया है, या फिर वो डीफेस्ड हो गया है, टॉन हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। सर लिस्टेड कंपनी विद इन 45 डेज आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे देगी, और यहाँ पे अदर कंपनीज की बात करें तो वो 3 मंथ्स चला जाता है, मतलब 3 मंथ्स में आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे। सर ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है ये समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 5,000 थे शेयर्स हमारे पास। अब जो 5,000 मेरे पास शेयर्स हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को 1,000 अपनी मम्मी को देना है, 2,000 अपने पापा को देना है, और बाकी 2,000 अपने पास रखना है। अब मैं शेयर सर्टिफिकेट को फाड़ तो नहीं सकता, तो मैं कंपनी को अपना शेयर सर्टिफिकेट दूंगा, और कंपनी क्या करेगी, कंपनी मेरे शेयर सर्टिफिकेट को 3 लोगों में स्प्लिट कर देगी। स्प्लिट शेयर सर्टिफिकेट 1, स्प्लिट शेयर सर्टिफिकेट 2, स्प्लिट शेयर सर्टिफिकेट 3। एक में 2,000 सिक्योरिटीज हो जाएंगी, एक में 1,000 सिक्योरिटीज आ जाएगी, और एक में 2,000 सिक्योरिटीज आ जाएगी, ताकि मैं अपने पापा को ये वाला शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दूं, मम्मी को ये वाला शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दूं, और ये अपनी कस्टडी में रखूं। सर ठीक है। तो मतलब स्प्लिट शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ऐसा शेयर सर्टिफिकेट जो हम स्प्लिट कर देते हैं ताकि हम अपने शेयर्स को आराम से ट्रांसफर कर पाए। सर ठीक है। सर मेंटेनेंस, तो पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे पहले तो कमिटी ऑफ बोर्ड या कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी में, तो फिर एक ऐसा पर्सन दैट इज ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, तो ये मेंटेन करते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इट। सब प्रिजर्वेशन कब तक होगी, प्रिजर्वेशन होगी इन गुड ऑर्डर मिनिमम 30 ईयर्स के लिए, मतलब 30 साल तक आपको अच्छी कंडीशन में रखना है उसको। सर अगर शेयर सर्टिफिकेट में डिस्प्यूट है तो वो परमानेंटली प्रिजर्व रहेंगे। सर वो जो भोले ने हमने फटा वाला शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर किया था कंपनी को, उस केस में कंपनी करेगी, कंपनी भोले का शेयर सर्टिफिकेट लेगी, उस पर थप्पा लगाएगी कैंसिल्ड का, और 3 साल बाद उसे एक बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देगी। सर डिस्ट्रॉय कैसे होगा, किसी भी ऐसे पर्सन की निगरानी में जो बोर्ड ऑथराइज करेगी। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड कहेगा कंपनी सेक्रेटरी के सामने ये सब डिस्ट्रॉय होगा, तो कंपनी सेक्रेटरी के सामने ही हम शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1। आई विल सी यू इन द पार्ट 2।